भारत भर से लोग सीबीजी प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और काफ़ी जगह पे जो एक्चुअल में चालू प्लांट है, जो रनिंग प्लांट है, उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है उसके लिए बनाया गया है कि आप घर बैठे एक पूरा प्लांट का विजिट कर सको। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का प्लांट है। लोग यहाँ पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उन्होंने अभी तक यूरोप में भी ऐसा प्लांट नहीं देखा है। डाइजेस्टर जो आपने लगाए हैं वो जो है वो सीबीजी प्लांट के लिए हार्ट है पूरा कि भाई हाँ। ये मेन चीज है, यहाँ से प्रोडक्शन होगा अपना। फाइन ट्रीटमेंट से डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया था लिक्विड, जिसका गैस बन गया और जो लिक्विड बाहर आया बाय ग्रेविटी वो ये टैंक में आता है। ये पूरा प्लांट जो है ये सेंट्रली कंट्रोल्ड है। परफेक्ट। ये मदर सेंटर है, यहाँ से पूरा प्लांट को मॉनिटर किया जाता है। मेरा कहना यही है, जो भी सीबीजी प्लांट में इन्वेस्ट कर रहा है, आप ये फर्टिलाइजर को प्रमोट कीजिए। फर्टिलाइजर इज गेम चेंजर। राइट, डेफिनेट। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आज महाराष्ट्र के सत्तारा डिस्ट्रिक्ट में पेरेगांव खंडाला जो गांव है, वहां पे जो सीबीजी का 12 टीबीडी का प्लांट लगा हुआ है, जो राज क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने लगाया है। और ये प्लांट जो है वो सप्लाई किया गया है राज प्रोसेस में। और ये राज क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी फर्म है राज प्रोसेस की। राज प्रोसेस एक भारत की वेल नोन ईपीसी एंड इंजीनियरिंग कंपनी है और 25 सालों से इंडिया में फूड प्रोसेसिंग के जो इक्विपमेंट है, उसके अलावा इथेनॉल प्लांट है, सीबीजी प्लांट है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है, सारे अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रही है और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। टंकी प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही है और ईपीसी के तौर पे काफ़ी वेल नोन कंपनी है। तो आज हम उनके मार्केटिंग डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट बिनु पानीकर जी को आज मिलेंगे। हम उनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये जो प्लांट है उसकी पूरी वर्चुअल विजिट करेंगे, क्योंकि भारत भर से लोग सीबीजी प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और काफ़ी जगह पे जो एक्चुअल में चालू प्लांट है, जो रनिंग प्लांट है, उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन ये वीडियो जो है उसके लिए बनाया गया है कि आप घर बैठे एक पूरा प्लांट का विजिट कर सको, एक वर्चुअल टूर हो जाए। तो चलिए हम ये प्लांट का डिटेल में टूर करते हैं और इसके अंदर हम समझेंगे कि कौन कौन से फीड स्टॉक जो है वो इसमें लगेंगे, कैसे प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस में अक्सर जो सीबीजी प्लांट में लोग इन्वेस्टर जो है वो गलती कर रहा है, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है अवेलेबल है और कौन सी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी चाहिए। तो काफी चीजों के ऊपर आज हम इस वर्चुअल टूर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पूरा डिटेल में टूर करते हैं। थैंक यू। कैसे है सर? बस बढ़िया राजेश जी, वेलकम टू राज प्रोसेस। यस, आइए तो मिलते हैं हमारे राज प्रोसेस के मार्केटिंग हेड जो है, वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, बिनु पानीकर जी। सर, आपने तो ये बढ़िया मॉडल लगा के रखा है यहाँ पे। या थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। और मैं आपको आभारी मानता हूँ कि आप ट्रस्ट लेके आप आए यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये जो हमने इन्वेंशन किए हैं लोगों की तरफ पहुँचे। यस। तो हमने एक स्टेट ऑफ एन आर्ट प्लांट एज वेल ऑफ स्टेट ऑफ एन आर्ट मॉडल। अच्छा। हम यहाँ बैठे पूरा प्लांट A to Z समझ सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ से क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है, क्या फीड स्टॉक ले रहे हैं, सब हम यहाँ बैठे बैठे इस मॉडल से समझ लेंगे एंड देन वी विल गो टू द फील्ड। तो सर, ये एक्चुअली जो वर्चुअल विजिट हम करने जा रहे हैं प्लांट की, मुझे तो Right. लग रहा है ये टेबल पे ही आप वर्चुअल विजिट मुझे करवा दोगे। डेफिनेटली यही पे पूरा 90% प्लांट समझ में आ जाता है, फाइनल 10% फील्ड में। बट हम चाहते हैं कि आप फील्ड पे ज़्यादा टाइम दें ताकि ग्राउंड कंडीशंस लोगों को पता चले। लोग कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फील्ड कंडीशन से वाकिफ रहनी चाहिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम फील्ड पे ज़्यादा समय बिताएंगे। सर, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, हमारा भी यही हेतु है कि भारत भर से काफ़ी लोग जो है सीबीजी प्लांट बनाना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी क्लियरिटी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड है उनके। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं प्लांट देखने के लिए। काफ़ी लोग हमारे यहाँ राजकोट में आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो उनको देखना है कि प्लांट कैसे चल रहा है।
तब हमें थॉट प्रोसेस में आया कि एक हम वर्चुअल विजिट ही करवा लेते हैं, एक पूरा डिटेल में definitely. वीडियो बन जाए, Definitely. जिससे क्या होगा कि लोगों को अपने घर पे बैठे बैठे पूरा एक प्लांट कैसे चलता है, क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आती है, हर एक प्रोसेस के अंदर कौन सी गलती हम कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हमें वायबिलिटी में इश्यू कर सकती है, वो सारी चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे व्यूअर को आपके थ्रू राज क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का जो आपने प्लांट बनाया है, राज प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने जो प्लांट बनाया है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। 12 टीपीडी का जो है प्लांट है वो आज हम पहली बार इस टाइप का वर्चुअल विजिट लेके आपके लिए आए हैं। तो सर आप हमें थोड़ा समझाइए कि कैसे आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि एक स्टेट ऑफ एन आर्ट प्लांट है, राइट। ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का प्लांट है। लोग यहाँ पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उन्होंने अभी तक यूरोप में भी ऐसा प्लांट नहीं देखा है। जो हाइजीन कंडीशन है प्लांट की, हाइजीन के साथ क्वालिटी, एफिशिएंसी, कि हम मिनिमम पावर और मैक्सिमम प्रोडक्शन, यही होता है सीबीजी प्लांट में रेवेन्यू जनरेट करना है। मिनिमम पावर, मिनिमम यूटिलिटीज एंड मैक्सिमम रेवेन्यू, दैट इज द ओनली रीजन कि हमें ये प्लांट वायबल बैठता है। तो जैसे हमने इसमें टेक्नोलॉजी यूज की है तो हम अश्योर करते हैं कि आपको मिनिमम पावर कंजम्पशन, मिनिमम मैन पावर, फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है। जैसे हम देखेंगे, हम जाते हैं हमारे स्काडा रूम में, ये पूरा प्लांट स्काडा मतलब लैब में से, पैनल रूम में से ऑपरेट होता है। कंप्यूटराइज सिस्टम है, कहीं पे भी मैन पावर की मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो एक स्टेट ऑफ एन आर्ट ऑटोमेटेड प्लांट है। तो मैं इसके प्रोसेस आपको जो समझाऊंगा कि ये प्लांट कैसे चलती है, क्या फीड स्टॉक होता है, किधर किधर क्या होता है। तो मैं आपको इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इसको मैं लिफ्ट करता हूँ जरा। तो जैसे मैंने कहा, इस प्लांट में अभी प्रेजेंटली ये जो प्लांट चल रहा है 12 टन प्रोडक्शन देता है, बट ये प्लांट डिजाइन किया हुआ है मल्टी फीड स्टॉक पे। जैसे इसमें आप प्रेस मड भी यूज कर सकते हैं, नेपियर ग्रास भी यूज कर सकते हैं, और एनी अदर फीड स्टॉक जैसे MSW हो या कोई भी फीड स्टॉक यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटली हमने इसको जो कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट लिया है, ये वाइट कैटेगरी प्रोजेक्ट है, तो हम इसमें प्रेस मड और नेपियर के लिए डिजाइन किया हुआ है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि इसको 12 टन हम बना रहे हैं बाय यूजिंग प्रेस मड। तो मैं आपको फील्ड पे बताऊंगा कि कितना प्रेस मड कंज्यूम होता है। और एज साइड ये मल्टी फीड स्टॉक है। नेपियर ग्रास पे भी हम इसको स्टेडीली मूव कर रहे हैं। सो क्वांटिटी ऑफ नेपियर ग्रास भी बढ़ेगा, जैसे 240 टन लगेगा 12 टन के लिए। तो मैं आपको फील्ड में डिटेल में बताऊंगा कंजम्पशंस क्या है, यूटिलिटीज क्या है, पावर क्या कंज्यूम हो रहे हैं, वो हम फील्ड पे देखेंगे। प्रेजेंटली हमारा जो प्लान, अब कैसे हम विजिट करेंगे, वो मैं आपको मोटिव एक्सप्लेन करता हूँ। इस पूरे प्लांट में टोटल सेक्शन वाइज देखा जाए तो पहले होता है प्री ट्रीटमेंट सेक्शन। अच्छा, प्री ट्रीटमेंट। तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट सेक्शन। अच्छा। उसके बाद होता है गैस जनरेशन सेक्शन, जहाँ से गैस जनरेट होता है। उसके बाद होता है गैस प्यूरिफिकेशन सेक्शन, जहाँ गैस को प्यूरिफाई किया जाता है एज पर गैस स्टैंडर्ड्स, राइट। उसके बाद होता है गैस फिलिंग, मतलब इसको कैस्केड में भरा जाता है और गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब पोस्ट ट्रीटमेंट, गैस जनरेशन, गैस प्यूरिफिकेशन और गैस फिलिंग के अलावा दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा। जहां हमें सॉलिड फर्टिलाइजर मिलता है, बरोबर। उस सॉलिड फर्टिलाइजर को प्रोसेस करके हम उसे बेचते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वो भी हम विजिट करेंगे। अच्छा। वो सेक्शन भी, उससे मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि उससे एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट होता है जो हमारा ओपेक्स पूरा रिकवर कर देगा। अच्छा अच्छा। तो मैं आपके इस विजिट से ये एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ कि कहाँ हमें फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। जहाँ पे लोग फोकस कर नहीं रहे और उनके मन में ये बैठा है कि नहीं, ROI छोटी कैपेसिटी में बढ़ जाता है। बट मेरा कहना ये है कि 3 TPD, 4, 5, 6, 8, 10, इसमें ROI अच्छा निकलेगा अगर आप फर्टिलाइजर को अच्छे तरह से ब्रांडिंग कर सकते। तो हम वो विजिट में फोकस करते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। परफेक्ट है सर, ठीक। तो चलिए सर, प्लांट विजिट करते हैं और एक एक चीज डिटेल में समझते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो जैसे मैंने आपको कहा, फील्ड में जो फील्ड में होता है वही एट एक्चुअल होता है।
तो हमें फील्ड में हम जैसे आए, हमें आपको प्री ट्रीटमेंट क्या होता है, यही पे प्रेस मड, अब जैसे मैंने बताया ये मल्टी फीड स्टॉक पे डिजाइन किया हुआ है। इसमें प्रेस मड, नेपियर ग्रास, MSW सब फीड स्टॉक एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम इसमें अभी प्रेस मड फीड किया जा रहा है। तो डेली हमें 300 टन का कंजम्पशन है। 300 टन से हम 12 टन का गैस बनाते हैं। और पैरेलली जब हम नेपियर मूव करेंगे नेपियर की तरफ, तब हमें 240 टन नेपियर लगेगी पर डे। तो 12 टन मतलब 20 टन नेपियर लगता है 1 टन बायो CNG बनाने के लिए, और 25 टन का प्रेस मड लगता है 1 टन बायो CNG बनाने के लिए। जैसे हर एक का अलग होता है। जैसे 60 टन काउडंग लगता है 1 टन बनाने के लिए। तो प्रेजेंटली हम प्रेस मड यूज कर रहे हैं और स्लोली हम नेपियर की तरफ स्विच ऑन करेंगे। तो अभी जैसे आप देखा जा रहा है, ये हॉपर है, इस हॉपर के अंदर हम प्रेस मड को फीड करते हैं और ये कन्वेयर के थ्रू प्रेस मड को इसमें डाला जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, ये प्रेस मड जो आ रहा है इसमें अराउंड 70% मॉइस्चर है, 30% सॉलिड है। तो हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इस जो प्रेस मड आ रहा है इसमें मिक्स किया जाता है, और इसमें जो पानी लगेगा वो डाइजेस्टर में से ही आता है। अच्छा। हम रिसाइकल करते हैं, इसमें फ्रेश वाटर की कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्रेस मड को ऐसे डाल के इधर हम लिक्विड बना रहे हैं इसे, और इसे हम एक एजिटेटर लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी एक सबमर्सिबल एजिटेटर है। इस सबमर्सिबल एजिटेटर लगा के इसे हम चला रहे हैं। अच्छा। तो ये जो 70% मॉइस्चर 30% सॉलिड जो है, ये डाइल्यूट होने के पास 10 से 12% का सॉलिड बन जाता है। अच्छा। और बाकी 90% से पानी होता है इसमें। अच्छा। मतलब ये जो पानी है हम रिसाइकल कर रहे हैं, तो कोई फ्रेश वाटर एडिशनल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो हम इसमें स्लरी बनाने के बाद इसे हम ट्रांसफर करते हैं मेन मदर स्टोरेज में, जहाँ पे ऐसे 3 टैंक लगे हुए हैं। इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ 300 टन डेली कंजम्पशन है, तो इसमें 100 टन, पीछे वाले में 100 टन और तीसरे वाले में 100 टन। अच्छा। ऐसे 3 पैरेलल लगे हुए हैं। अच्छा, तो एक मिक्स हो जाएगा, वो मेन में चला जाएगा। राइट, एक में से फिर हम ट्रांसफर करेंगे। अच्छा। इसमें एक आधे घंटे का प्रोसेस है हर एक में। अच्छा। तो ये लिक्विड बनाने के लिए। अच्छा। तो जैसे मैंने कहा है 300 टन, तो 300 टन प्रेस मड कंजम्पशन हो रहा है, 100 टन 100 टन 100 टन। वैसे हमने 3 डाइजेस्टर बनाए। अच्छा। तो ये जो 100 टन डाइल्यूट होने के बाद वो एक डाइजेस्टर में फीड होगा। अच्छा। वही मदर इससे, वैसे तीनों में पैरेलली फीड होती जाएगा। अच्छा, ठीक है। अभी तो मदर सेक्शन पे आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, वो 3 टैंक जो पैरेलल चल रहा है, उसमें से फिर प्रोसेस करके लिक्विड बना के उसको ये सेक्शन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक मदर सेक्शन है, 500 मीटर क्यूब का होल्डिंग कैपेसिटी है। तो स्लरी बना के इसे हम स्टोर करते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है डाइजेस्टर। तो इसमें एक सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, और सबमर्सिबल पंप उसे पंप किया जाता है तीनों डाइजेस्टर में। तो आप देख सकते हैं कि 3 पाइप जो है, तो तीनों डाइजेस्टर के लिए फीड हो जाता है। अभी क्या है इसमें, ये तीनों जो जा रहा है डाइजेस्टर में, हमने बीच में फ्लो मीटर लगा हुआ है। तो हम ये मेजर करते हैं कि कितना जा रहा है हर डाइजेस्टर। अच्छा। और इसका रीडिंग स्काडा पे दिखेगा, जो हम अंदर जाके पैनल रूम में देखेंगे। अच्छा। तो इसमें एक सेंट्रल एजिटेटर भी हमने लगा हुआ है, तो वो कंटिन्यूस सस्पेंशन में रखेगा। तो ये एक सिस्टम है जो प्री ट्रीटमेंट को पूरा खत्म कर देता है। तो इस सेक्शन में पूरा प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। इसे हम प्री ट्रीटमेंट सेक्शन कहते हैं, जहाँ पूरा सॉलिड लाके प्रोसेस करके यहाँ पे भर देते हैं। ये एक अलग टीम ही है इसको। अच्छा। मतलब यहाँ पे थोड़ा लेबर ज्यादा लगता है, बाकी सब सिस्टम ऑटोमेटेड है। तो सर मुझे ये बताइए कि ये जो प्री ट्रीटमेंट सेक्शन है, हाँ, उसमें लोग अक्सर, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट का जैसे हमारा खाने के लिए मुंह है, राइट, तो वहाँ पे हम गलती कर देते, चबाना नहीं किया तो हमारा दूसरा इश्यू हो जाएगा। वैसे ये हमारा पूरे प्लांट का जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ से फीड स्टॉक जो है एंटर होगा, तो कौन कौन से फीड स्टॉक आते हैं वो मुझे समझाइए, और कौन कौन सी गलतियां यहाँ पे होती है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। राइट। अभी जैसे मैंने कहा प्री ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो हम अगर प्रेस मड की बात करते हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि प्रेस मड के साथ कोई पत्थर या बड़े बड़े स्टोन पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर वो सिस्टम को डैमेज कर देगा। राइट। तो हमने पूरा प्रिकॉशन लिया, इसमें जाली लगी हुई है। अच्छा। कि अगर प्रेस मड के केस में कोई भी पत्थर पंप के सेक्शन में न चले जाए, कोई भी हैवी पार्टिकल्स डाइजेस्टर के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो हमने उसका पूरा प्रिकॉशन किया। अभी रही बात नेपियर की, हमने नेपियर को हम जब ले रहे हैं तो हम श्रेडिंग मशीन लाते हैं। अच्छा। श्रेडिंग मशीन में उसको पूरी तरह श्रेड करके उसको एक ऐसे कंडीशन में लाते हैं कि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए। अच्छा। तो प्री ट्रीटमेंट पे हमारा पूरा फोकस होता है। अच्छा। अब रही बात पावर कंजम्पशन में,
प्री ट्रीटमेंट में एक मेजर पावर कंजम्पशन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है वो सबमर्सिबल एजिटेटर्स, अच्छा वो एक पावर कंज्यूम करता है। और प्री ट्रीटमेंट नेपियर के केस में जब थ्रेडिंग करेंगे उसे, तो वहाँ पे मैसेरेटर का एक पावर कंजम्पशन होता है। तो भले पावर कंज्यूम हो जाए, प्री ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है फॉर डाइजेस्टिव परफॉर्मेंस। आउटपुट पे भी फर्क असर पड़ेगा डेफिनेटली। तो हमें पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि प्री ट्रीटमेंट परफेक्ट हो जाए, भले वो नेपियर हो या एमएसडब्ल्यू हो या प्रेसमेड हो। हर एक का प्री ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है। जैसे प्रेसमेड में प्री ट्रीटमेंट का तरीका, जैसे मैंने बताया, इसमें कोई ग्राइंडिंग नहीं होता है, बट उसे प्रॉपर एजिटेशन करना पड़ता है। नेपियर में तरीका क्या होता है, मैसेरेटर लगाते हैं, उसे पूरी तरह क्रश करते हैं फीड करके, और फिर उसे हम इसमें फीड करके डाइल्यूट करके फिर हम चार्ज करते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट में एक मैक्सिमम टीम लगा के एक अच्छा टीम हो जो फोकस करे, तो आपका पूरा प्लांट अच्छा चल जाएगा। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस प्लांट का प्री ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा है, उसका आउटपुट भी अच्छा रहेगा। डेफिनेटली प्री ट्रीटमेंट इज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। हर सेक्शन को बोला जाता है हार्ट ऑफ द सिस्टम, बट मैं मानता हूँ कि प्री ट्रीटमेंट आपका अगर बढ़िया ना हो तो आपका गैस जनरेशन मतलब इफेक्ट हो जाएगा। माउथ ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं। राइट, माउथ ऑफ द सिस्टम। तो सर यहाँ इसके आगे हम आप क्या बता रहे हो हमें? नहीं, अभी इसके आगे जैसे मैंने बताया, इस लिक्विड को हम ये पाइपलाइन जो लगी हुई है, सबमर्सिबल पंप है, वो सब करके वो डाइजेस्ट करके अंदर लेके जाते हैं। हमने प्री ट्रीटमेंट देख लिया, राइट। अभी हम डाइजेस्टर की तरफ जाएंगे कि जैसे प्री ट्रीटमेंट के बाद गैस कैसे जनरेट होता है। ठीक है सर। तो जैसे हमने अभी देखा कि जैसे प्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है, प्रेसमेट जो आ रहा है उसको डाइल्यूट करके स्टॉक किया जा रहा है। उसके बाद ये जो पाइप दिख रही है, हरी पाइप, यस, इसमें से बीच में फ्लो मीटर लगा हुआ है। बहुत जरूरी होता है फ्लो मीटर में क्वांटिटी मेजर करना। ऐसे ही नहीं कि कितना भी फीड स्टॉक हम पंप कर रहे हैं, तो मेजर रेट में पंप होता है, उसका रीडिंग स्काडा में जाता है और वही प्रेसमेट की लिक्विड तीनों डाइजेस्टर में फीड किया जाता है। जैसे वो आप हरा पाइप दिख रहा है आपको, उस पाइप के थ्रू हम फीड स्टॉक फीड कर रहे हैं। तो ऐसे टोटल 3 डाइजेस्टर है, 100 टन। जैसे मैं अगर प्रेसमेट के इसमें बोलूंगा 300 टन जो डाल रहे प्रेसमेट, तो 100 टन जा रहा है इसमें, 100 टन इसमें और 100 टन आगे। तो हर एक डाइजेस्टर से 4 टन का सीबीजी निकल रहा है। अच्छा, तो टोटल हुआ 12 टन का कैपेसिटी का प्लांट हुआ। अभी रही बात डाइजेस्टर की, आपने बहुत सारे डाइजेस्टर्स देखे होंगे, मे बी लाइक अदर प्लांट में देखे होंगे। हमारा यूएसबी जो है वो डाइजेस्टर है। अच्छा, हमने आरसीसी में डाइजेस्टर नहीं बनाया। अच्छा, क्या हमने इसमें बनाया है एमएस स्टील का, माइल्ड स्टील। अच्छा, मतलब ये स्टील का बना हुआ डाइजेस्टर है, पूरा स्टील का बना है। राइट। क्या बात है। इसी के कारण अभी बहुत सारे लोग यूपी, बिहार या बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, तो वो हमारा गैस का यील्ड देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि आपको 100 टन प्रेसमेट से 4 टन कैसे मिल पा रहा है। लोग 2.5 टन और 3 टन में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या बात है। ये मेन रीजन है हमारे टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये सेंट्रल एजिटेटर लगा हुआ है इसमें। अच्छा। जो स्टील का होता है डाइजेस्टर, जो कंपेयर टू अदर्स वो आरसीसी में और बलून होता है उनके पास, उसके ऊपर बलून होता है। राइट। पहले यही ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बलून नहीं है। डेफिनेटली वही सीबीजी है तो बलून क्यों नहीं है? वो क्वेश्चन था मेरा। यही यूएसबी है हमारे टेक्नोलॉजी का। बराबर है। यही हमें खड़ा करता है कि हम एक इंजीनियरिंग कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने आरसीसी और बलून लगा के एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है गैस यील्ड के बारे में। अच्छा, तो लोगों को यहाँ पे आने के बाद वो सरप्राइज हो जाते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि हमने तो अभी बना लिया, अभी क्या करें? बराबर। तो अभी क्या सोल्यूशन है उनके लिए? अभी तो मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, बट अच्छा, आगे वाले जनरेशन जो भी आगे आ रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप इस टेक्नोलॉजी की तरफ देखिए। आप यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ का गैस यील्ड देखिए, भले वो नेपियर हो या प्रेसमेड हो या एमएसडब्ल्यू हो, सीएसटीआर इज अ बेस्ट ऑप्शन। और इसका लाइफ जो है 10 से 15 साल इसका लाइफ है, राइट। और ऊपर बलून नहीं होने के कारण पूरा रोबोट सिस्टम है। मैं आपको ऊपर दिखाना चाहता हूँ। हम ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ का गैस यील्ड बनने का रीजन क्या है, इतना पॉजिटिव गैस यील्ड कैसे आता है। अभी मैं क्वेश्चन पूछने ही जा रहा था कि बलून नहीं लगा है तो क्या लगा है, तो लेकिन आप ऊपर मुझे विजिट करवा रहे हो, तो मुझे ये समझाइए सर कि आपने स्टील का बनाया है, उसके पास पीछे का लॉजिक क्या है हमारा? देखिए, पीछे का लॉजिक हमारा ये है कि हमें लिक्विड को सस्पेंशन में रखना, एक फ्लो मेंटेन करना है। अच्छा, हमें इसे होमोजेनियस मिक्सचर या मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूस एजिटेट करके मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हमें एक फ्लो मेंटेन करना है, फ्लो मेंटेन करके एक प्रॉपर सस्पेंशन में रखना है। तो इसमें कैसे हमने इसको सीएफडी किया हुआ है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। कि हमने इसको कंपेयर किया कि लैटरल एजिटेटर लगा के, बलून ऊपर रख के लैटरल एजिटेटर या साइड से एजिटेटर देख के, तो क्या बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू
सबमर्सिबल एजिटेटर विद सेंट्रल एजिटेटर। बलून पे आप सबमर्सिबल नहीं कर सकते ना सेंट्रल, क्योंकि ऊपर बलून लगा होता है। एमएस में एक एडवांटेज क्या मिलता है, ऊपर भी एमएस कर दिया उसके ऊपर एजिटेटर लगा के 4 सबमर्सिबल एजिटेटर लगा दिया। मेरी लैंग्वेज में सिंपल बात करूं तो साइड में पंखा नहीं लगाना है, ऊपर लगाना है। राइट, ऊपर में वो भी एक पंखे नहीं लगे, 4 पंखे लगे पेरीपेरी में और एक सेंटर में लगा हुआ है। समझ गया। इससे हमें सीएफडी एनालिसिस हमने जब किया तो हमें सरप्राइजिंग था कि ये रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, जो लोगों के पास पहुंचा नहीं है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि लोग आके देखें ये प्लांट कि यहाँ गैस शील्ड कैसे बढ़ता है। बरोबर। मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट बहुत सारे मिसकंसेप्शंस गैस इंडस्ट्री में फैला हुआ है कि आरसीसी का ही होना चाहिए। तो मैं जो भी इन्वेस्टर्स है, मैं इतना ही कहूंगा, एक बार आप आइए पुणे, हमारा ये प्लांट विजिट कीजिए और देखिए कि आप गैस शील्ड कैसे बढ़ाया जा सकता है। कोई भी फीड स्टॉक हो, मैं सिर्फ नेपियर और प्रेसमड तक लिमिट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फीड स्टॉक हो तो आप ये डाइजेस्टर का रिजल्ट देखिए। मुझे लग रहा है सिविल नहीं और स्टील है तो मेंटेनेंस में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा इसमें। मेंटेनेंस में देखिए डेफिनेटली, इसमें मैं कह रहा हूँ आपको 10 से 12 साल का लाइफ है। क्यों? क्योंकि प्रेसमड और नेपियर में H2S हार्डली 1000 ppm या 1500 ppm होता है। इससे आपको कोई डैमेज रूफ का नहीं होगा। अच्छा। हम यही कंसेप्ट इस डिस्टिलरी में 250 डाइजेस्टर्स लगे हुए हैं इथेनॉल प्लांट में। अच्छा। और उसका H2S होता है 40,000 ppm। अच्छा। और वहीं पे भी स्टील का ही लगता है। अच्छा। उसका लिक्विड का pH 3 होता है। राइट, बहुत एसिडिक होता है, कहना चाह रहा हूँ। और तब भी उसका 10 से 12 साल लाइफ होता है, सिर्फ रूफ चेंज किया जाता है। तो ज्यादा होना चाहिए। राइट, इसमें तो 1000 ppm मतलब 0.1% का अच्छा H2S होता है, मतलब 4% की जगह 0.1, 40,000 ppm की जगह 1000 ppm। तो इस रूफ का लाइफ और अच्छा है, ये डाइजेस्टर और हाई लाइफ देगा, स्पेशली फॉर प्रेसमड, नेपियर, MSW और काउडर, जहाँ H2S बिल्कुल नहीं होता। तो मैं ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, रूफ पे चलते हैं, हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे कॉमर्स का बंदा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा एक ये भी चीज क्लिक हो रही है कि सिविल वर्क का है तो बाद में तोड़ना ही है हमें। राइट, इसको हम सेल कर सकते हैं राइट, राइट। वो भी एक पॉइंट है। आपने जो बोलते हैं बनिया की तरह सोच होती है, कमर्शियल सोच की तरफ, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हम वैसे नहीं सोचते। कल आप इसको स्क्रैप करोगे डेफिनेटली। और ये प्रोजेक्ट का मेन वैल्यू कहाँ पे है? डाइजेस्टर। अच्छा, उसी में इन्वेस्टमेंट है अपना। आपका मेजर इन्वेस्टमेंट डाइजेस्टर में है। अच्छा। अब 3 डाइजेस्टर इतने बड़े बड़े लोहे लगे हुए हैं, आप इसे स्क्रैप करके इसका रेवेन्यू भी रिटर्न ले सकते हैं, जो आरसीसी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो ऊपर ठीक है, चलिए ऊपर चलिए। यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर मॉनिटर किया है, 2 सेंसर, जैसे बॉटम में एक टेम्परेचर देखा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर किया है। ये पूरा रीडिंग स्काडा में दिखता है। अच्छा, आप क्वालिटी ऑफ वर्क भी देख सकते हो कि वेल्डिंग भी परफेक्ट, फिनिशिंग वाला काम है, फिनिशिंग परफेक्ट काम किया हुआ है। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कुछ छोड़ा हुआ नहीं है। परफेक्ट वेल्डिंग, परफेक्ट कलर, पेंटिंग, एवरीथिंग। जैसे हम देख रहे हैं, ये कलर कोड जो दिया है येलो कलर, तो यहाँ तक लिक्विड का लेवल होता है। अच्छा, इसमें जो इसके ऊपर गैस जोन है, यहाँ पे गैस, यहाँ से गैस है। अच्छा। तो वैसे अब आरसीसी में देखा जाए तो यहाँ से बलून स्टार्ट होता होगा। अच्छा। बट हमारे केस में स्टील है यहाँ पे। अच्छा। इसको कहते हैं गैस होल्डिंग सेक्शन। अच्छा, तो हम ऊपर जाते हैं। यस। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरे प्लांट का जो डाइजेस्टर का मेन पार्ट क्या है, ये सेंट्रल एजिटेटर। तो आप देख सकते हैं हमने एक सेंट्रल एजिटेटर लगाया। अच्छा। और यहाँ पे सबमर्सिबल एजिटेटर्स लगे। ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सबमर्सिबल एजिटेटर्स सब जगह, चारों जगह लगा हुआ है। परफेक्ट। और रूफ को परफेक्ट स्टिफनिंग दिया हुआ है कि कोई लीकेज कुछ नहीं हो। अच्छा। और इंस्ट्रूमेंट्स काफी सारे हैं, जैसे प्रेशर रिलीफ वॉल्व हो गया। अच्छा, वो प्रेशर रिलीफ करेगा, कुछ प्रेशर बढ़ गया, राइट, पीएच मीटर से, टेम्परेचर सेंसर से। तो यही सब चीजें हम स्काडा पे मॉनिटर कर रहे हैं। परफेक्ट एक सिस्टम दिया हुआ है।
यहाँ पे कुछ लफड़ा है तो पता चल जाएगा कि ये एसी पे उसके ऊपर सीधा काम होगा, राइट। तो लीकेज ऑफ इनकम नलीफाई हो जाएगी। ना कुछ भी नहीं, और कोई मेंटेनेंस भी हो, कुछ डाइजेस्टर ड्रेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको हम सेंट्रल एलिवेटर को ऊपर उठा के निकाल सकते हैं, अच्छा वो बॉक्स खोल के अंदर का सबमर्सिबल एलिवेटर को भी ऊपर उठा सकते हैं। अच्छा तो एक परफेक्ट सिस्टम दिया हुआ है, इसे रोबस्ट सिस्टम कहा जाएगा क्योंकि इसमें ना बलून है, पूरा माइल्ड स्टील से बना हुआ है, और एजुकेशन परफेक्ट दिया हुआ है जो हमारे कंट्रोल में है। अच्छा अच्छा राइट। सो हमने ये पूरा एनालाइज सीएफडी करके देखा है, और इसे एक बेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, भले वो नेपियर हो या प्रेसमड हो। तो इसे डिजाइन किया हुआ है मल्टी फीड स्टॉक बेसिस पर। राइट। हालांकि ये डाइजेस्टर के ऊपर में खड़ा हुआ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बलून के ऊपर खड़ा रहना तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो जोक अपार्ट, मुझे ये समझे सर कि ये डाइजेस्टर जो आपने लगाए हुए है वो जो है वो सीबीजी प्लांट के लिए हार्ट है पूरा, कि भाई हाँ। यही मेन चीज है, यहाँ से प्रोडक्शन होगा अपना, फाइन। पूरा प्लांट चलेगा कि नहीं चलेगा डाइजेस्टर डिफाइन करेगा। राइट। तो ये डाइजेस्टर में क्या गलती हो जाती है, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें जो है वो अक्सर प्लांट को फेल कर देती है डाइजेस्टर के कारण? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये एक मेसोफिलिक रिएक्शन है, मतलब इसे टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो 35 to 40 के रेंज में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इसे सस्पेंशन में रखा जाता है। तो कोई कोई कंडीशन में ठंडी के समय क्या होता है, जैसे बिहार हो तो कोई यूपी के कोई रीजन में 1 डिग्री 2 डिग्री में चला जाता है। अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक हॉट वाटर सर्कुलेट करने का पाइप लगाया हुआ है। तो बाहर से हम एक हॉट वाटर जनरेटर लगा के, ये 12 महीने नहीं चलते, 2 महीने, और तब भी चलेगी जब आपका टेम्परेचर 35 से नीचे डाउन, वो भी ऑटोमेशन है। जैसे मैंने कहा आपको, हर जगह टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, कहीं पे भी टेम्परेचर डाउन होने की स्काडा में दिखता है तो अलार्म आता है और ऑटोमेटिक हमारा हॉट वाटर जनरेटर चालू हो जाता है। तो वो कह रहा हूँ कि ठंडी के समय जब आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, अभी टेम्परेचर ड्रॉप होता है फिर जनरेट हाई होगा फिर ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं होता। एक बार चालू हो गया, टेम्परेचर मेंटेन रह गया, फिर वो मेंटेन ही रहता है। फिर दूसरे दिन या फिर कभी कुछ बीच में टेम्परेचर डाउन हुआ, सब हम चालू करते हो, सब ऑटोमेशन में चलता है। प्रेजेंटली सिर्फ बिहार ऐसा रीजन है जहाँ पे, और यूपी के कुछ रीजन जहाँ 3-4 डिग्री पे जाते हैं, तो वहाँ पे ठंडी के सीजन में हॉट वाटर का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। वहाँ पे लकड़ी यूज करके या कोई सॉलिड फ्यूल यूज करके हम गर्म पानी बना सकते। गलती इन द सेंस क्या है, मॉनिटर करना कि अगर प्री ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका डाइजेस्टर चलना एक मुश्किल ये है। जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होना, तो वो तो नेचर का कॉल है, वैसे डाइजेस्टर आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, राइट। आप प्रॉपर फीड करोगे तो प्रॉपर रिएक्शन चलेगा। अच्छा, आदमी यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसके लिए पूरा मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग होगा तो काम करेगा, काम कर रहा है कि नहीं करना है वो देखना है। राइट। और प्री ट्रीटमेंट परफेक्ट करके आपको अंदर भेजना है। अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ पीएच अप डाउन होता है, तो आपको थोड़ा एडिशनल काउडंग या कुछ एडिशनल ऐसे एफिशिएंसी बढ़ाएगी रिएक्शन का, एनारोबिक रिएक्शन। इट्स एन एनारोबिक बायोडाइजेस्टर, तो एनारोबिक रिएक्शन के लिए कुछ एडिशनल मटेरियल डालना पड़े जब आपका डाइजेस्टर डिस्टर्ब होता है। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि अगर जो प्री ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा काउडंग डाल देंगे। ये कब होता है, अगर आपका डाइजेस्टर डिस्टर्ब हो गया या बैठ गया। अच्छा। तो पर मेरा ये कहना, अगर डाइजेस्टर बैठ जाता है तो अगला 30 दिन आपका चैलेंज होता है फिर डाइजेस्टर को उठाने। तो आपको पूरा केयर लेना है कि डाइजेस्टर बैठे नहीं कोई भी कारण से। सो रनिंग फेज में राइट, हार्ट बैठ गया तो बंदा चला गैस नहीं प्लीज। वही मेरा कहना है कि आप प्री डाइजेस्टर को डिस्टर्ब होने मत दीजिए। ये पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जब आपको डाइजेस्टर चलाते हैं। अगर बैठ गया 30 दिन, आप दिन का रेवेन्यू समझ लीजिए, आपका 5 लाख का दिन का लॉस है उसमें। तो आपको पूरा केयर लेना है, आपका ऑपरेटर एक्सपर्ट होना चाहिए। और हम ये क्या करें, यहाँ पे एक भी मैन पावर डाइजेस्टर सेक्शन में नहीं है, स्काडा रूम में बैठा हुआ है, सिर्फ प्री ट्रीटमेंट करके इसमें फीड कर रहे हैं और पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है। कहीं कुछ ऐसा डाउट आ गया कि कहीं रिएक्शन या टेम्परेचर डाउन है तो इशू हो जाता है। अभी जैसे देखा आपने, ये चालू हो गया तो ये कंटिन्यू फीड चलता है, बराबर, जब जरूरी है तभी चलता है। अच्छा, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अच्छा, इससे पावर कंजम्पशन भी लेस है। अच्छा, तो 24 घंटे ये मोटर नहीं चलता रहेगा। पावर कंजम्पशन ऐसा नहीं कि 24 घंटा परफेक्ट है, पूरा स्काडा में प्रोग्रामिंग किया हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक। तो जैसे हमने ऊपर देखा डाइजेस्टर में क्या होता है, कैसे
गैस जनरेशन होता है। अब ये तीनों गैस जो तीनों डाइजेस्टर में से जनरेट हुआ, अच्छा इसको हम स्टोर करते हैं ये गैस होल्डर में। अच्छा, ये पाइप के थ्रू गैस उधर चला देगा। अब ये गैस होल्डर जो है ये बलून नहीं है कोई, अच्छा इसमें कुछ बलून का मतलब कोई पोर्शन नहीं है, ये एमएस में फ्लोटिंग डोम है। अच्छा, आरसीसी का गैस होल्डर है, उसमें एमएस लगा हुआ है। मतलब ये काइंड ऑफ स्टोरेज हो गया है। राइट, तीनों गैस का स्टोर इसमें किया जाता अच्छा है। अच्छा तो ना रूफ पे बलून है, ना यहाँ पे गैस स्टोरेज के लिए बलून है। अच्छा अच्छा, तो हमने कंप्लीटली सिस्टम को, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि रोबस्ट किया हो। अच्छा अच्छा, रोबस्ट इन द सेंस कहीं पे भी ऐसा कुछ ये नहीं छोड़ा है, नाजुक चीज नहीं छोड़ी है। बराबर है, कहीं पे भी हुआ या बलून डैमेज होने का कोई चांस नहीं। एकदम मतलब स्टील का रखा हुआ, रोबस्ट रखा हुआ है यस यस यस, और सेफ्टी कंसिडर करके रखा हुआ है। परफेक्ट है सर। जैसे मैंने कहा ये तीनों गैस अभी गैस होल्डर में जा रहा है, राइट। हम्म। तो ये गैस होल्डर में फ्लोटिंग डोम लगा हुआ। हम आप देखते हैं कि यहाँ से कहा जाता है गैस, अच्छा गैस प्यूरिफिकेशन सेक्शन। तो जैसे हमने देखा ये गैस जो आ रही है स्टेनलेस स्टील का पाइप है, तो पूरा पाइप हमने एसएस में रखा है, राइट। अच्छा, क्योंकि इसमें हल्का एक्सप्रेस कंटेंट है, राइट। 1000 ppm जैसे मैंने बताया। तो हमने पूरा मटेरियल सिलेक्शन भी ऐसे किया लाइफ ऑफ द प्लांट 15 साल के हिसाब से रहे, राइट। अच्छा। मटेरियल सिलेक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मुझे लग रहा है आपका मेंटेनेंस बहुत ही कम आएगा या तो आएगा ही। डेफिनेटली। तो हमने पाइप जो यूज किया है, क्यों, इसके अंदर मॉइस्चर होने के कारण हमने ये ड्रेन किया हुआ है बॉटम में, और ये स्टेनलेस स्टील का पाइप दे के हमने इस पे गैस को ले लिया है। तो ये पूरा आरसीसी में होता है ये पूरा टैंक। तो जैसे हमने देखा गैस जनरेशन हो रहा है, वो गैस होल्डर में जा रहा है। अब ये जो गैस जो निकल रहा है इसे हम डायरेक्ट सेल क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है बहुत हार्मफुल है। अच्छा। जैसे इसमें इम्प्योरिटीज क्या होता है, अच्छा, मतलब मेजर इसके अंदर मीथेन होता है 50%, 50 से 55, 30 से 35% उसमें CO2 होता है, अच्छा और अराउंड 1% से 2% H2S होता है, मैक्सिमम 1% होता है। अच्छा 1% मतलब 1000 ppm, अच्छा 1000 से 1500। अच्छा, तो हमें ये H2S को निकालना है, हमें CO2 को भी निकालना निकालना है, है। और सिर्फ मीथेन 98 से 99% और रिमेनिंग 1% CO2। तो 95% के ऊपर ही होगा तभी लेगा वो Right. OMC भी है, वरना लेगा भी नहीं। ये गैस स्टैंडर्ड्स है। अच्छा जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो है कि 96% है, हम चाहते हैं कि 98, 97 अटेन। बराबर। तो हमें इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा बिफोर फिलिंग इनटू द सिलेंडर। अच्छा तो प्यूरिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, जैसे हम कहते हैं H2S, H2S निकालने के तरीके हुए केमिकल स्क्रबिंग बराबर। और बायोकेमिकल स्क्रबिंग, हम्म। और CO2 है, CO2 को निकालने के लिए BPSA है, दूसरा है चिल्ड वाटर स्क्रबिंग, बराबर। तीसरा है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। बराबर है। तो ये टेक्नोलॉजी कब सिलेक्शन होता है, गैस कंपोजिशन। अगर समझो आपके गैस में नाइट्रोजन है तो कुछ अलग टेक्नोलॉजी होगा, अलग हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द गैस कंपोजिशन अच्छा तो हम ये टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं। जैसे अब हम प्रपोज करते हैं कि 3 TPD हो या 4, 5, 6, ऐसे TPD में हम कहते हैं कि आप कार्बन फिल्टर लगाइए, बराबर। मतलब H2S निकालने के लिए, और उसके बाद हम BPSA के लिए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें खर्चा कम बैठता है, मतलब बैठेगा। बजट में बैठ जाता है। बजट में। जैसे कैपेसिटी बढ़ता है तो हम प्रपोज करते हैं कि अब बायोकेमिकल स्क्रबिंग H2S के लिए चाहिए, तो आपका केमिकल कंजम्पशन कंपेयर टू केमिकल स्क्रबिंग बहुत कम हो जाता है। और CO2 के लिए हम चाहते हैं कि आप जाइए इधर विद चिल्ड वाटर और मेम्ब्रेन। अच्छा, हम पहला प्रेफरेंस हमारी तरफ से जो बड़ी कैपेसिटी में है बायोकेमिकल विद चिल्ड वाटर के लिए जाते हैं। ये हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अगर क्लाइंट चाहता है कि नहीं हमें चिल्ड वाटर की जगह मेम्ब्रेन लगाइए, हम मेम्ब्रेन के लिए भी तैयार है। अच्छा। हम ऊबे का मेम्ब्रेन देते हैं और एयर प्रोडक्ट्स का मेम्ब्रेन देते हैं या इवॉन, अच्छा, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी। बट ऊबे एंड एयर प्रोडक्ट्स आर वेरी मच कन्वीनियंट फॉर अस। हम अभी 3 से 4 प्लांट कर रहे हैं, एक दालमिया शुगर में, जहाँ हम ऊबे का मेम्ब्रेन यूज करके मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी दिया है CO2 के लिए, और चिल्ड और बायोकेमिकल दिया है H2S के लिए। निरानी शुगर में हम कर रहे हैं, अच्छा, वहाँ पे भी बड़ी कैपेसिटी का 20 टन का प्लांट है, वहाँ पे भी हम मेम्ब्रेन दे रहे हैं, वहाँ पे ऊबे का मेम्ब्रेन दे रहे हैं। परफेक्ट। और जैसे बायोकेमिकल भी हर जगह करते हैं। जो क्लाइंट कहता है नहीं हमें बायोकेमिकल की तरफ जाना है, मतलब चिल्ड वाटर की तरफ जाना है कंपेयर टू मेम्ब्रेन, तो हम चिल्ड वाटर देते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के लिए कम्प्लीटली ओपन है। हमारा गारंटी ये है कि आपको 98% प्योरिटी मिल जाएगा, परफेक्ट। वॉट एवर द टेक्नोलॉजी इट इज।
बट हम क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देते हैं। सजेशन आपका रहेगा कि ये Right. करना चाहिए। राइट, ओपेक्स क्या होगा मेम्ब्रेन का, उसमें Capex. मेम्ब्रेन रिप्लेसमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आता है। चिल्ड वाटर एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, बराबर, बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। जो बराबर। क्लाइंट को हम बताते हैं दोनों के वो किससे कन्वीनियंट है, हम अकॉर्डिंगली वो टेक्नोलॉजी देते हैं। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। और ये पूरा जो है वो प्यूरिफिकेशन प्लांट है सर। राइट, Yes. इस कंप्लीट थिंग इज प्यूरिफिकेशन प्लांट। और जो बायोकेमिकल स्क्रबिंग, जो ब्लू कलर का कॉलम है, अच्छा उसको कहते हैं बायोकेमिकल स्क्रबिंग प्रोसेस। अच्छा अच्छा और ये जो येलो कलर में जो दिख रहा है सिविल के टैंक, इसे कहते हैं बायो रिएक्टर। अच्छा इसमें बायोकेमिकल स्क्रबिंग में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, उसे थायोबैसिलस कहते हैं। वो यूज करके हम वो थायोबैसिलस बैक्टीरिया सल्फर को खाता है, अच्छा इट ईट्स अवे द सल्फर, और उसको रिप्रोड्यूस करता है एलिमेंटल सल्फर के फॉर्म में, और आपको इसमें सल्फर मिल जाता है। अच्छा बट क्या होता है कि प्रेसमड और नेपियर में हार्डली H2S कंटेंट बहुत कम होता है, जैसे मैंने अच्छा। कहा 1000 से 1500, बराबर तो आपको सल्फर बहुत कम मिलेगा। बराबर। अगर 40,000 ppm जैसे स्पेंट वॉश या एफ्लुएंट में होता है दूसरे एफ्लुएंट में, तो आपको डेली 1.5 टन से 2 टन का सल्फर मिलता है। बट इसमें आपका सल्फर बहुत कम मिलता है, तो हम कंसिडर नहीं करते कि आपको रेवेन्यू सल्फर से मिलेगा कर, बराबर नॉमिनल सल्फर जनरेट होता है। बराबर। और जो आप जो टावर देख रहे हैं सिल्वर कलर में ऐसे से, उसे कहते हैं हम चिल्ड वाटर स्क्रबिंग, CO2 कॉलम। अच्छा अच्छा वहां से हम CO2 निकालते हैं। अच्छा तो H2S एंड CO2 ऐसे दोनों सेक्शन है, और बाद में कंप्रेसर से कंप्रेस करके उसे गैस में Yes. सिलेंडर। तो हम अभी आपको कंप्रेसर के एरिया में लेके जाते हैं, जहाँ उसे कंप्रेशन करते हैं। ठीक है सर, चलिए सर। देखा है वहाँ पे बायोगैस से प्यूरिफाई कर रहा हूँ। अभी हम इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्या कैस्केड में करते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन होता है, अगर आप पाइपलाइन में इंजेक्शन करें या कैस्केड में करें। हम यहाँ पे कैस्केड में करते हैं, तो कैस्केड में करने के लिए 250 बार की जरूरत होती है। अच्छा, 220 से 250 बार। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, बायोगैस को जो प्यूरिफाई किया जब कंप्रेसर में डालते हैं, और कंप्रेसर में कंप्रेस करके कूलिंग सेशन में लेते हैं। अच्छा, अभी कूलिंग सेशन में डालते हैं। जैसे आपने देखा गैस प्यूरिफिकेशन में प्यूरिफाई किया जा रहा है, एंड देन इट कम्स टू द हाई कंप्रेशन एरिया, या इसे कंप्रेस किया जाता है 250 बार में, और ये कैस्केड में भरा जाता है। ये कैस्केड जो है ये 800 किलो का कैस्केड है, और ये पूरा एरिया पैसों के अंडर में आता है। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ गैस फिलिंग में, राइट। तो वैसे हमें स्टेज 1 स्टेज 2 दो स्टेज में पैसों के लिए अप्लाई करना पड़ता है। स्टेज 1 मतलब कि आप पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड देते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, देन स्टेज 2 के लिए जाता है। ये गैस जो भरा जाता है इस जो कैस्केड में, ऐसे 800 किलो के हमारे पास एक कैस्केड है, राइट। और उसके बाद 800 किलो मतलब 4500 वाटर लीटर कहा जाता है। वैसे इसके अलावा 1500 किलो के 6 कैस्केड है हमारे, और पूरा फ्लो ये मेजर किया जाता है फ्लोमीटर से, और ये कैस्केड में दिखाई देता है, या स्काडा में। ये जो पूरा जो रीडिंग जाता है वो हमारे स्काडा में दिखाई देता है, और यहाँ कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, पूरा स्काडा के थ्रू मॉनिटरिंग किया जाता है। तो मैन पावर बिल्कुल नहीं लगता है, ओनली फिलिंग के लिए यहाँ मैन पावर लगता है, राइट। पूरा सिर्फ ओनली फिलिंग के लिए एक फिलिंग पर्सन होता है। तो मेजरली जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो सिर्फ ज्यादा डिप्लॉयमेंट होता है प्री ट्रीटमेंट के लिए। प्री ट्रीटमेंट में हमारे यहाँ 4 हेल्पर है, या जनरेशन में 1 ऑपरेटर है, गैस प्यूरिफिकेशन में 1 ऑपरेटर है, और लैब केमिस्ट लगता है। उसके अलावा सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्शन में अलग हेल्पर्स रखते हैं। तो टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, राइट। तो पूरा सिस्टम जो है वो स्काडा के थ्रू ऑपरेशन होता है, मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है इसमें। तो स्काडा के थ्रू कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना मतलब पावर में मुझे पावर लिक्विड वाटर कितना बाहर जा रहा है पूरा पता चल जाता है। अभी हम यहाँ से जाएंगे बायो फर्टिलाइजर सेक्शन, अच्छा, फर्टिलाइजर में राइट, जहाँ हमने मिस किया है कि जो डाइजेस्टर में से बाहर निकल रहा है लिक्विड, अच्छा उसको फिर हमें रिसाइकल करना है। हाँ, वो पर करना उसके पहले उसमें से सॉलिड निकालना पड़ेगा। अच्छा तो वो सॉलिड को हम बायो फर्टिलाइजर में ट्रीट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड सेपरेटर सेक्शन एंड बायो फर्टिलाइजर। ठीक है तो सर। इसे कहते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट हमने प्री ट्रीटमेंट देख लिया, गैस जनरेशन देख लिया, गैस प्यूरिफिकेशन देख लिया, और फिलिंग सेक्शन, कंप्रेशन एंड फिलिंग सेक्शन। परफेक्ट। अभी 5वां सेक्शन जो होता है वो पोस्ट ट्रीटमेंट। पोस्ट ट्रीटमेंट, यस सर, यस। तो जैसे हमने देखा कि जो डाइजेस्टर में से जो आता है लिक्विड बाहर, अच्छा राइट, वो एक बहुत बड़ा प्रेशियस फर्टिलाइजर है, अच्छा राइट। हमें उसमें से सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना है, अच्छा और लिक्विड को हमें फिर रीयूज करना है। अच्छा अच्छा तो ये जो सॉलिड फर्टिलाइजर है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी कैपेक्स है, जैसे
अगर आप कहे 80 रुपए किलो गैस का प्राइस है, अच्छा 80 रुपए किलो में से आपका 40 रुपए प्रॉफिट हुआ, अच्छा 20 रुपए आपका फीड स्टॉक का प्राइस। अगर मैं नेपियर पकड़ता हूँ 1000 रुपए टन, तो आपका 20 रुपए किलो नेपियर का प्राइस, मतलब ये फीड स्टॉक का प्राइस हो गया। बराबर। और बाकी 20 रुपए किलो हम पकड़ते हैं ओपेक्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, राइट। तो 20 रुपए किलो जो आपका ओपेक्स है, हम चाहते हैं कि वो पूरा एफओएम से रिकवर हो। कैसे रिकवर होगा? अगर आप एफओएम को अच्छे रेट में बेचते हो, राइट, तो आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। अगर 4 रुपए किलो में भी आप बेचते हो तो आपका ओपेक्स बाहर निकल के आ जाएगा। ओपेक्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल एक्सपेंस, बराबर। रनिंग आपका पावर का जो कॉस्ट है, आपका मैन पावर का कॉस्ट है, आपका कोई जो हम एक कॉस्टिंग डालते हैं वो कॉस्ट है, जो भी आपका गैस अपग्रेडेशन, गैस जनरेशन, प्री ट्रीटमेंट, इसके जितने भी ओपेक्स है वो पूरा आप एफओएम प्रोसेस करके आप उसको नील कर सकते हो। प्लांट इससे चलाने का खर्चा निकल जाएगा। तो इसके लिए आप इसे एक गैस प्लांट नहीं समझिए, आप इसे एक फर्टिलाइजर प्लांट समझिए। अच्छा, दोनों मिल रहा है, राइट। हाँ। आपको इधर से गैस भी मिल रहा है, वो आपका प्योर प्रॉफिट होगा, आपका आरओआई वो रिकवर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका ओपेक्स जो नील कर रहा है वो ये फर्टिलाइजर नील कर रहा है। तो हम इधर एक फर्टिलाइजर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रेजेंटली हम उसे सनड्राई करके बेच रहे हैं 4000 रुपए टन में। हम क्या चाह रहे हैं, उसे हम 4000 के जगह 10,000 करें, इसलिए हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर प्लांट, अच्छा, इसे हम दाना बना के इसको हम एनरिच करेंगे, राइट। प्रेसमेंट जो डिकेंट या सॉलिड लिक्विड सेपरेटर डिकेंटर के आउटलेट से जो निकल रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके आएंगे, उसे हम एनरिच करेंगे बाय एडिंग बेंटोनाइट एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, बेंटोनाइट हुआ, जिप्सम हुआ, उसको अच्छा ग्रेनुलेटेड शेप देंगे एंड विल सेल इट एट 10 रुपीज। हमारा उसमें खर्चा जो आएगा वो 2.5 रुपए खर्चा आएगा वो बनाने के लिए। 2 रुपए की चीज में 2.5 रुपए का खर्चा करके 10 में बेचोगे आप, राइट। वही हमारा टारगेट है। परफेक्ट है। और इसका स्टोर भी आप बढ़िया से कर सकते हैं ग्रेनुलेट बना के। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो सैंपल के शेप दिखेगी। जैसे मैंने कहा, ये जो एफओएम जो आ रहा है इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ बायो फर्टिलाइजर प्लांट में, और इसे एक दानेदार शेप दे रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं, इसे दानेदार शेप में हम इसको सेल करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, परफेक्ट। इसे स्टॉक करने में बहुत आसानी होगी। आप राउंड द ईयर इसे बेचा जा सकता है। इसको एक्सपोर्ट मार्केट है और बड़े बड़े रेप्यूटेड फर्टिलाइजर कंपनी आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरा ये कहना है, आप उनकी ओएमसी के साथ भी टाइप कर सकते हैं। राइट, डेफिनेटली। वही मैं कहना चाह रहा था, जैसे आप गैस के लिए एग्रीमेंट करते हैं, आप इस पे भी फोकस करना चाहिए कि मेरा फर्टिलाइजर का भी एग्रीमेंट हो और अच्छे रेट में हो। अच्छा, आपके भी ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं, और या फिर कोई एमएनसी कंपनी या एक्सपोर्ट कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट करके आप इसे दानेदार शेप में बेच सकते हैं इसे। तो इसका ब्रांडिंग करने के लिए और बेचने के लिए एमडी के स्कीम पे के अंतर्गत Yeah, right. 1500 रुपया पर टन दे रहा है, गवर्नमेंट भी दे रहा है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो स्कीम है एमडी है, उसमें आपको 1500 रुपए पर टन का रेट भी मिल रहा है, सब्सिडी। मतलब आपका ये 2 रुपए का चीज 2.5 रुपए में खर्चा करके आप 1.5 रुपया तो वहां से निकाल लोगे। राइट, एग्जैक्टली। मतलब आप जो 2.5 रुपए का प्रोसेसिंग कॉस्ट करके 10 रुपए में आप बेच सकते हैं, मतलब 7 से 8 रुपए की आपको मिनिमम 6 रुपए को आप पकड़ लीजिए, 6 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा, राइट। आप तो ओपेक्स तो निकाल ही लोगे, उसमें भी प्रॉफिट कमाओगे ये फर्टिलाइजर प्लांट में। परफेक्ट है। राइट। और एमडीए सिर्फ एफओएम को नहीं देता है सब्सिडी, वो एलएफओएम को भी देता है। दोनों को मिलेगा। राइट। हाँ, लिक्विड को भी आपका मिलेगा। यहाँ पे जो एक्सेस वाटर निकल रहा है वो आप फील्ड में आपने लेके जाके वो बेच अगर सकते हो। डालोगे उस पे भी आपको 1500 रुपए टन मिलेगा। हाँ, एलएफओएम दोनों में मिलेगा। एफओएम में भी एलएफओएम में। परफेक्ट है। तो एक विन विन सिचुएशन है। तो मेरा कहना यही है, जो भी सीबीजी प्लांट में इन्वेस्ट कर रहा है, आप ये फर्टिलाइजर को प्रमोट कीजिए, आप इसको प्रोसेस कीजिए, इसको एनरिच करके एक हाई वैल्यू में बेचिए, ताकि आपका आरओआई निकल के आ जाए। तो आपका पूरा ओपेक्स नील कर देगा, जो मैं 20 रुपए किलो की बात कर रहा हूँ। ये गेम चेंजर है पूरा। राइट, डेफिनेटली। फर्टिलाइजर इज गेम चेंजर। राइट, डेफिनेटली। परफेक्ट। डिकेंटर सेक्शन में जहाँ सॉलिड लिक्विड को सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है सर, चलिए। मैंने आपको कहा फर्टिलाइजर, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, दाना बना के बेच रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उस सेक्शन में जाने के पहले जो डाइजेस्टर का लिक्विड बाहर आता है, उसे हम सॉलिड लिक्विड सेपरेटर, एक डिकेंटर होता है, डिकेंटर से पास करके जो वहां रखा हुआ लगा हुआ, उस डिकेंटर में वो लिक्विड जाता है, सॉलिड को अलग किया जाता है और लिक्विड को अलग किया जाता है, जो वापस वो उसमें जा रहा था, उसमें डाइजेस्ट में जाएगा। डाइजेस्ट राइट। तो मैं आपको पहले ये जो लिक्विड आया है डिकेंटर के इनलेट में, इसमें से जो सॉलिड सेपरेट हो रहा है तो ऐसे दिखता है। अच्छा अच्छा, ये सॉलिड है। राइट, दिस इज द सॉलिड फर्टिलाइजर। इसमें अराउंड 70% मॉइस्चर है। अच्छा अच्छा, राइट। बरोबर। ये केक फॉर्म में होता है। हम
फिलहाल अगर आप इसको सन ड्राई कर रहे हैं, सन ड्राई करके 30% मॉइस्चर करके आप इसे 4 रुपए में बेच सकते हैं। अच्छा 3 रुपए 4 रुपए ये रेट चलता है, आप इसे ऐसे ही फार्मर को दे सकते हैं। अच्छा 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 राइट, इट्स नॉट ओनली विद प्रेसबंड, नेपियर एंड अदर फीड स्टॉक। इसको हम भले वो MSW हो, भले वो नेपियर हो या प्रेसमड हो, ऐसे बराबर। केक फॉर्म में, वेट फॉर्म में इसे हम बेच सकते हैं। ये तो इसके लिए स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए, जगह भी ओपन चाहिए अपने को। अगर आप सन ड्राइंग कर रहे हैं तो इसको एक कंक्रीट किया जाता है, जैसे हमने इसे कंक्रीट अच्छा, किया अच्छा, है। इस तरीके इस फ्लोरिंग पे आप इसे फैला के इसको ड्राई किया जाता है। Perfect. बट क्या चैलेंज है कि मानसून में ड्राई नहीं होता है, जैसे बारिश का सीजन है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको यूटिलाइज न करके डायरेक्ट हम फर्टिलाइजर प्लांट में यहाँ से केक को कैरी करके वह प्रोसेस करके, अच्छा, तो 4 महीने का फायदा। राइट। अभी आप देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मॉइस्चर हैंडल करने में, राइट। केक मॉइस्चर होता है, ड्राई होने में टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि इसे हम प्रोसेस करें, 2.5 रुपए अलग लगा के और 10 रुपए में बेचे, और स्टॉक करना बहुत आसान हो जाता है ग्रैनुलेटेड फर्टिलाइजर। हो जाएगा। और ये 12 टन के अपने प्लांट में कितना रोज का आउटपुट निकलेगा? 100 टन का अराउंड आउटपुट निकलता है 100 टन इसमें। एवरी डे इसको कलेक्ट हाँ, करके हम इसको कलेक्ट करके प्रोसेस करके थोड़ा तो easy क्वांटिटी हो बढ़ जाएगा। जाएगा। बट क्या होता है, ये होता है 70% मॉइस्चर होता है इसमें। अच्छा अच्छा हम उसको ड्राई करते हैं, बट हम्म। उसमें बेंटोनाइट, जिप्सम और अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छा 70 से 60 टन के आसपास मैच कर देते हैं इसे। अच्छा 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 तो ये एक इसका कंपोजिशन अगर देखिए, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, हाँ, और इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। अच्छा अच्छा आप यही कंपोजिशन आपको प्रेसमेड, नेपियर और MSW में मिलेगा, एंड इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। तो अगर आप इसे एक फर्टिलाइजर प्लांट भी कहना चाहे तो उसमें कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा नहीं, बराबर है, परफेक्ट है। वो जैसे हमने अभी बात की कि फर्टिलाइजर जो है वो पूरा गेम चेंजर है। अगर आप फर्टिलाइजर के ऊपर पूरा प्लानिंग करोगे, जैसे Right, आपने right. 2 रुपए के ऊपर 2 रुपए का खर्चा चढ़ा के 4-4.5 रुपए का चीज जो है, जो 2 रुपए में बिकने वाला था, उसको 10 रुपए में आप बेच रहे हो, तो एक गेम चेंजर ही हो गया यहाँ पे। डेफिनेटली। परफेक्ट है सर। तो मैं आपको कुछ डिटेल्स भी शेयर करना चाहूंगा। इसका जो ओपेक्स होता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है सर। आपके रेफरेंस को दिखा सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो फॉर अ बायो फर्टिलाइजर प्लांट। यस यस यस। आपका ओपेक्स जिसे कह अच्छा, रहा हूं नील हो पूरे जाएगा। पूरे प्लांट में जैसे कि आपका 12 TPD का है, जैसे उसका टोटल खर्चा कितना है, और उसके सापेक्ष में फर्टिलाइजर प्लांट अगर एडिशनल हम डालते हैं तो उसका खर्चा देखिए, कितना है? अगर फर्टिलाइजर प्लांट अलग सा डालता है, 5.5 से 6 करोड़ अलग सा लग जाएगा। अच्छा, और पूरे प्लांट का कितना है विदाउट फर्टिलाइजर प्लांट? विदाउट फर्टिलाइजर प्लांट ये जो कहते हैं हम 60 करोड़ में पूरा प्रोजेक्ट बैठ जाता है 12 TPD का, अच्छा, विद एंटायर सिविल फर्टिलाइजर हम्म। का जो ये जो हमने फ्लोरिंग किया है, ये सब पकड़ के विदाउट फर्टिलाइजर प्लांट। अच्छा, तो मतलब प्री ट्रीटमेंट, गैस जनरेशन, गैस प्यूरिफिकेशन, गैस फिलिंग एंड दिस पॉलिशेड अच्छा, हाउस, अच्छा, सन ड्राइंग एरिया। अच्छा। तो 60 तो मैं बैठ उसका 10% भी नहीं हो रहा है। अगर आप 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे राइट। हो तो फर्टिलाइजर में आपको काफी मुनाफा हो जाएगा। डेफिनेटली अच्छा, अच्छा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। आपका जो ये ड्राइंग का इशू है, ये स्टॉकिंग, हैंडलिंग एंड ऑल, वो आप कंप्लीटली स्किप कर रोज देंगे। की जो मगजमारी है वो भी घट जाएगी। Right. डेफिनेटली। परफेक्ट है सर। तो और आप आगे आप क्या दिखाओगे सर? अभी मैं अभी आपको मेरे स्काडा रूम में लेके जाना चाहता हूँ, बट ऑन द वे हम जहाँ लिक्विड को स्टोर किया है वो एक रीजन दे के, जहाँ से जो डिकेंटर का आउटलेट लिक्विड जाता है उसे हम फिर डाइजेस्टर में स्टोर कर रहे हैं। मैं जस्ट छोटा सा एक लगुन दिखाना चाहूंगा। यस सर। इट्स नॉट अ लगुन, जस्ट अ पॉन्ड जहाँ पे आप लिक्विड को स्टोर करेंगे। तो जैसे हमने कहा, जो डाइजेस्टर में से लिक्विड आ रहा है, राइट, डाइजेस्टर का ओवरफ्लो कहते हैं। ट्रीटमेंट से डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया था लिक्विड, उसका गैस बन गया, और जो लिक्विड बाहर आया बाय ग्रेविटी वो ये टैंक में आता है। अच्छा, और इस टैंक में से वो लिक्विड जाता है डिकेंटर में। अच्छा, हमने अभी देखा हुआ। हाँ, राइट। मतलब ये जो लिक्विड है इसमें सॉलिड है ऑलरेडी। अच्छा, लिक्विड एंड सॉलिड दोनों है। मिक्स है मतलब। हाँ, हमें सॉलिड को निकालना है तो हमने डिकेंटर में यहाँ से पंप करके भेजा, वहां से सॉलिड अलग हो गया और लिक्विड को उस बाजू वाले टैंक में डाल दिया। अच्छा, और वहां से जो लिक्विड है वो हम यूज कर रहे हैं वापस प्री ट्रीटमेंट करने के लिए। यस यस। तो इसमें कोई फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको डेली। लेकिन फिर भी कुछ मान लो 12 TPD में टोटल पर डे का कितना वाटर चाहिए और इसमें से कितना वाटर वापस आ जाएगा? देखिए, अभी कह रहा हूँ मैं, जैसे 12 टन के लिए 4 लाख लीटर पानी जनरेट बाहर निकलता है। अच्छा, 4 लाख निकलता है। हाँ, डाइजेस्टर, राइट। हाँ। उसमें से 3 लाख को हम फिर रिसाइकल करते हैं। मतलब और पर डे का नया 1 लाख चाहिए। नहीं, 1 लाख एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है, वो हम बाहर भेज रहे हैं हमारे फार्म में। अच्छा, फार्म में। तो वो LFOM हुआ, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। 12 टन के लिए जो 4 लाख निकला बाहर, उसमें से 3 लाख को हमने यूज किया और 1 लाख को हमने गाड़ी से फर्टिलाइजर के थ्रू भेज दिया। राइट। अब ये 3 लाख हमने जैसे
वापस डाला प्री ट्रीटमेंट, Right. उसके अलावा फ्रेश वाटर कितना चाहिए देखिए अभी हमें इस सिस्टम के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं है। हमें सिर्फ प्रोसेस प्लांट में जैसे गैस प्यूरिफिकेशन है हाँ, और 2,500 से 3,000 या 5,000 मैक्सिमम 4 से 5 दिन में लगता है। अच्छा अच्छा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 10 से 15 दिन में हम इसको फ्रेश वाटर टॉप अप करते हैं तो वो कितना होगा? कोई 10,000 से 12,000 मैक्सिमम तीनों में डाल देते हैं। अच्छा समझ गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हम इसको जब डिकेंटर चलते रहता है तो 100% सॉलिड सेपरेशन नहीं होता। अच्छा अच्छा जो आ रहा है लिक्विड उसमें थोड़ा सॉलिड रहेगा, रहेगा। तो ऐसे सॉलिड हम सर्कुलेट करते करते तो उसमें सॉलिड बढ़ जाता है, तो अच्छा हम उसको फिर ट्रांसफर करते हैं और फ्रेश वाटर ऐड करते हैं। अच्छा अच्छा तो हमें इसमें डेली कोई कंजम्पशन नहीं Consumption है, नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ा पानी चेंज कर देंगे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टर। समझ गया परफेक्ट है सर। तो ये मैंने काफी प्लांट विजिट भी किए और थोड़ा समझा भी हूँ, लेकिन ये थोड़ा चीज मुझे अच्छा लगा आपका कि वाटर कंजम्पशन कम हो जाएगा, रिक्वायरमेंट ही निकल जाएगी। काफी ऐसे एरिया में सीबीजी प्लांट काफी लोग सोच रहे हैं जहाँ पे पानी का इश्यू है, तो हम वहाँ पे इसको वर्कआउट कर सकते हैं ये चीज को। राइट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो हमने अभी एक नेपियर का फार्म लगाया है 300 एकड़, राइट 300 एकड़ में हमारा जो पूरा पानी है जो एलएफओन है वो हम हमारे फार्म में ही यूज कर रहे हैं। अच्छा वहीं पे यूज कर रहे हैं। राइट, तो हमारा जो वाटर कंजम्पशन एट फार्म बहुत नॉमिनल हो गया है। अच्छा मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल भी आपको मैं शेयर करूंगा कि 300 एकड़ में कितना पानी हम कंज्यूम करें, बट वॉट एवर पानी हम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं एलएफओन तो हम हमारे फार्म में यूज कर रहे हैं, तो कोई एडिशनल कंजम्पशन ऐसा मेजर कंजम्पशन हमारे फार्म में नहीं जा रहा है। और जस्ट आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप इतना पकड़िए कि 200 टन पर एकड़ पर एनएम का नेपियर निकलेगा। बस मैं वही पूछने जा रहा था कि अगर नेपियर बेस भी हम जा रहे हैं राइट तो मेरा नेपियर का यील्ड कितना आएगा पर एकड़? अब पर एकड़, अब देखिए जैसे मैंने कहा 25 टन क्रिस्मस में 1 टन सीबीजी बनता है और 20 टन नेपियर में 1 टन सीबीजी बनता है, तो गैस सेल नेपियर में ज्यादा है। अच्छा राइट, तो आपको अगर 12 टन का प्लांट लगाना है तो अगर 240 टन आपको डेली कंजम्पशन होता है नेपियर का। परफेक्ट। राइट, इस 240 टन को अगर 330 प्लांट लगाना है तो आपको 200 टन पर एकड़ पर एनएम के हिसाब से 350 एकड़ के आसपास लगे। तो आप बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है, 240 इंटू 330 कीजिए डिवाइडेड बाय 200 तो आपको टोटल एकड़ मिल जाए। परफेक्ट। तो उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल का भी प्लानिंग करके उतनी लैंड या तो एक्वायर करनी है या तो लीज रेंटल पे लेनी है देखिए, हाँ या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है आपको। राइट, मेरा ये हमने जो लीज पे किया, लीज पे लेके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं, हायर करके वहाँ पे फार्मिंग करा रहे हैं, वही एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कॉस्टिंग क्या पड़ेगा पर केजी अपना नेपियर देखिए पर केजी ऑफ नेपियर अगर हम तो जब कॉस्टिंग करते हैं तो 1,000 रुपये पर टन, बट हमने जो हमारा एट एक्चुअल पकड़ा है 600 रुपये टन हमें डोर डिलीवरी मिल जाएगा। अच्छा हमारा खुद का फार्म होने पे अच्छा तो हमें 600 रुपया 650 मैक्स टू मैक्स पड़ जाएगा। पड़ेगा बराबर। और हेल्स आप किसी से खरीद रहे हो तो 1,000 रुपये पर टन, जैसे मैंने आपको बताया। और काउडंग कितना पर केजी मिलेगा? देखिए अगर आप काउडंग के हिसाब से जाते हैं तो आपको 60 टन में 1 टन मिलेगा। ऊपर और रेट क्या है मार्केट का? देखिए काउडंग का हर जगह वेरी होता है, फिर भी कोई 2.5 से 3 रुपया कोई, केजी है बट हमने अभी तक काउडंग यहाँ यूज नहीं किया तो एक्चुअल फिगर नहीं पता है, बट इट विल बी ऑन अ हायर साइड कंपेयर टू नेपियर, थोड़ा ज्यादा है। अच्छा अच्छा बट काउडंग का एडवांटेज क्या होता है, आपका फर्टिलाइजर जो जाता है वो थोड़ा वो ज्यादा बहुत rate में जाएगा। बढ़िया रेट में जाता है, अच्छा अच्छा क्योंकि उससे बढ़िया कोई फर्टिलाइजर नहीं। अच्छा लोग काउडंग पे सीबीजी प्लांट लगाने का उद्देश्य सीबीजी नहीं है, फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर। समझ गया। जैसे एनडीडीबी में अब इंचीवाड़ी में हम जो प्लांट लगा रहे हैं, राइट, वो हम लगा रहे 1.6 टन पर डे बाय 100 टन ऑफ पाउडर। और ये फर्टिलाइजर आपने बताया कि ओएमसी में आप कर सकते हो, इसके साथ जैसे एलओआई कर सकते हो, राइट, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे देखिए, एलओआई कर सकते हैं? इफ्को है, इफ्को एक बढ़िया कंपनी है, Option है, वहाँ हमारे पास। ऑप्शन है, कोरोमंडल फर्टिलाइजर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हैं। आई थिंक अभी अदानी ने भी चालू किया फर्टिलाइजर बेचना, राइट, तो उसके साथ भी टाइप हो उसके सकता है। साथ भी। और फर्टिलाइजर एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा मार्केट है जहाँ आप इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। डिमांड इतना है कि इंडिया इंपोर्ट करता है। अच्छा अभी गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स निकाल रही है कि आप अपना ये सब्सिडी देने का उद्देश्य क्या है, हाँ वो वो इसीलिए चाहते हैं है, कि import प्रमोट घटे। कर रहे हैं। हाँ अपना इंपोर्ट घटेगा और यहाँ पे लोकल एमडीए का उद्देश्य हुआ है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो कहा है, वो उद्देश्य है कि जो इन हाउस अपने पास जो फर्टिलाइजर है उसको यूटिलाइज किया जाए। तो इसमें जो एफओएम निकल रहा है, एलएफओएम निकल रहा है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। Perfect. एक पॉजिटिव साइड में जैसे आप गैस को देख रहे हो उसी तरह से देखना चाहिए। परफेक्ट है।
ठीक है, तो हम आगे सर क्या दिखाओगे आप? अभी स्काडा की बात या अभी हमने पूरा फील्ड में इतना सब कुछ देख लिया। फिर से मैं वाइंड अप करने के लिए, जैसे हमने शुरुआत प्री ट्रीटमेंट देख लिया, फिर गैस जनरेशन देख लिया, गैस प्यूरिफिकेशन देख लिया, गैस फिलिंग देख लिया, फिर हम गए सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, उसे कहते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन। तो हमने पूरा सेक्शन कवर कर लिया। अब ये पूरा सेक्शन का जो मदर सेक्शन है वो है स्काडा रूम। अच्छा, मदद जो है वो या मतलब पूरा मॉनिटरिंग जहाँ पे हो रहा है वो स्काडा रूम से होता है। परफेक्ट। बट इसके अलावा एक जो छोटे छोटे यूटिलिटीज ये प्लांट में जैसे लगती है, एक फायर फाइटिंग स्टेशन, मतलब इस प्लांट के कोने एक कॉर्नर पे रखा हुआ है फायर फाइटिंग। अच्छा, वो सेक्शन है, वहाँ पे है, हाँ, वहाँ पे फायर वाटर स्टोर किया है और ये लाइन को पूरा सर्कुलेट किया है एज पर पेसो नॉर्म्स के हिसाब से, और फायर फाइटिंग का रीजन कवर किया हुआ। जहाँ पे भी आपको लाल पाइप दिखेगी वो फायर फाइटिंग के रीजन, पूरा सेफ्टी नॉर्म से प्लांट में फॉलो किया गया है। तो अभी हम जाते हैं स्काडा रूम में और देखते हैं हम प्लांट। तो सर पूरा टूर जो है वो अभी हमें मगध की तरफ, मतलब पूरे प्लांट का जो ये स्काडा सिस्टम है, और ये सब्सिडी के लिए भी जरूरी है। राइट, स्काडा सिस्टम होगी तभी सब्सिडी मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा आपको, ये पूरा प्लांट जो है ये सेंट्रली कंट्रोल्ड है। परफेक्ट। ये मदर सेंटर है, यहाँ से पूरा प्लांट को मॉनिटर किया जाता है। परफेक्ट। प्री ट्रीटमेंट में कितना प्रेसमड फीड हुआ या कितना नेपियर फीड हुआ वो मेजरमेंट यहाँ पे आता है। वहाँ पे मीटर रखा है, मीटर लगा है, फ्लो मीटर, लोड सेल लगा हुआ है। अच्छा। लोड सेल से लोड मेजर होता है और यहाँ पे डिस्प्ले होता है लोड कितना जा रहा है अंदर पर डे, पर आवर भी है, पर डे मतलब टोटल जाते जाते पूरा इसमें रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितना आपने फीड किया, बरोबर है, और कितना आपका गैस निकला, पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाता है। मिल जाएगा, बरोबर। राइट, फीडिंग मिला, गैस जनरेशन मिला, आपका पूरा पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है, पूरा डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो हमने क्या किया है, जैसे मैंने कहा प्री ट्रीटमेंट, गैस जनरेशन, गैस प्यूरिफिकेशन, तो इसमें सेक्शन बनाया हुआ है। अच्छा। अब ये जो सेक्शन दिख रहा है जो इसे कहते हैं प्री ट्रीटमेंट, बराबर। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एजिटेटर ऑन है या ऑफ है सब पता चल रहा है। अच्छा। कलर कोड दिया हुआ है। अभी जो हरा कलर दिख रहा है आपको वो रोटेट हो रहा है, मतलब वो चल रहा है, बाकी बंद है, वो बाकी येलो बंद में है। वो बंद है। राइट, अभी दो चल रहा है, दो फीडिंग हो रहा है, ऊपर का बंद है, बरोबर। राइट, ऊपर का बंद है। परफेक्ट। तो ये यहाँ से पूरा मॉनिटर होता है और कितना जा रहा है वो बॉटम में दिख रहा है। परफेक्ट है, वहाँ Weight भी क्वांटिटी दिख रहा है, बरोबर। अब ये लिक्विड को हम बना के जब डाइजेस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो फ्लो मीटर भी इसमें है कि अच्छा। कितना फ्लो जा रहा है वो भी दिखेगा। अच्छा, डाइजेस्टर में कितना फीड हो रहा है वो भी राइट, इसमें देखिए, अब मेरा कहने का ये, आप यहाँ पे जरा फोकस करेंगे तो आपको हर लेवल का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, परफेक्ट है। बॉटम से लेके टॉप तक। बाहर देखा था जो डाइजेस्टर राइट में, राइट, जो अच्छा। फील्ड में लोग देखते हैं, अच्छा, वो हाइट वाइज भी दिख रहा है। राइट, लेवल भी दिख रहा है डाइजेस्टर में कितना है। अच्छा अच्छा, जैसे आप फील्ड में देख रहे हैं वही रीडिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा यहाँ पे। परफेक्ट है। और ये आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो IoT के थ्रू आपके फोन पे भी ले सकते हैं, अच्छा, फोन पे भी मिल सकता है। फोन पे भी मिल जाएगा। वेरी गुड। तो ये पूरे रीडिंग, अभी जो सेंट्रल एजिटेटर बंद है, राइट, और थोड़ी देर में चल जाएगा, ऑटो में है वो सिस्टम। सबमर्सिबल कौन सा चालू है कौन सा बंद है वो सब दिख रहा है यहाँ पे। हरा मतलब चालू है, लाल मतलब बंद है। अच्छा अच्छा, तो पूरा मॉनिटर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, वो कब कितना चलाना है वो पहले से फीड किया गया है, प्रोग्राम किया हुआ है, प्रोग्राम। कोई यहाँ पे ऑटो में चला नहीं रहा है, कोई दबा नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिक चालू बंद हो जाता है। मतलब इन्वेस्टर एक बार प्रोजेक्ट चालू कर दे, राइट, उसके बाद घर पे सोना है, देखना है कि डेटा अपना कितना चल रहा है। राइट, हम ये प्रोग्राम उनको दे देते हैं। बट क्या होता है, हमारा पेटेंट इसमें क्या होता है कि हम इसको ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि फ्लो को ऐसे मेंटेन करते हैं कि मैक्सिमम जनरेट हो। अच्छा, और ये प्रोग्राम ही इसका USB है कि अच्छा। कैसे प्रोग्राम करता है, और ये प्रोग्राम कोई प्रोग्रामर ने नहीं किया, अच्छा। ये हमारे R&D एक्सपर्ट और प्रोसेस हेड ये सब मिलके इसको एक कमांड बनाते हैं कि कब क्या चालू होना चाहिए, तब कौन सा गैस यील्ड जनरेट होगा, किस टेम्परेचर पे क्या चालू हो जाना चाहिए, और उसको हमारे PLC प्रोग्रामर को बताते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बनाइए। और इसी के कारण आउटपुट ज्यादा मिलेगा। राइट, इसी के कारण लोगों को सरप्राइजिंग होता है कि मैक्सिमम गैस यील्ड क्यों जाता है। अच्छा अच्छा, तो यही इसका एक USB है। अच्छा अच्छा, तो जैसे देखा हमने, ये गैस जनरेशन हुआ, ये बायोडाइजेस्टर का सेक्शन हुआ, वैसे अभी गैस प्यूरिफिकेशन है। हमने जैसे 3 स्क्रीन लगाया है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस जनरेशन दिखेगा। अच्छा, इसमें गैस जनरेशन में प्यूरिटी, गैस का फ्लो, वो पूरा A to Z इसमें दिखाई देता है। परफेक्ट है। और रही बात, हमारे यहाँ ऑनलाइन गैस एनालाइजर है, उस सेक्शन में भी हम जाते हैं, वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफ लगा हुआ है। अच्छा, गैस क्रोमेटोग्राफ क्या करता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है, अच्छा। उसका प्रिंट निकलता है, प्यूरिटी लेवल, वो गाड़ी के साथ जाता है। अच्छा, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो गैस एक्सेप्ट नहीं होता। तो गैस क्रोमेटोग्राफ इज अ मस्ट।
अच्छा। मैं आपको गैस क्रोमेटोग्राफ भी दिखा दूंगा। Yes. जैसे मैं कह रहा था पूरा सेंट्रली कंट्रोल्ड है और ये एक बंदा, एक ऑपरेटर अच्छा, ये पूरे प्लांट को चला रहा है। परफेक्ट, क्या बात। आपने गैस प्यूरिफिकेशन में कोई नहीं है, ना गैस जनरेशन में कोई है, ना Perfect. फीलिंग में कोई है, हम्म। राइट। जैसे मैंने कहा ऑपरेटर एक बंदा पूरा प्लांट चला रहा है, सिर्फ वो प्री ट्रीटमेंट में आपने हेल्पर लोगों को देखा होगा। बरोबर। और एक लैब केमिस्ट होता है, वो लैब केमिस्ट का रोल होता है कि पीएच मॉनिटर करना, जो फीड आ रहा है उसका सीओडी बीओडी, उसका बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं वीएस टीएस, वो सब मॉनिटर करता है। तो बरोबर, लैब केमिस्ट और एक ऑपरेटर ये पूरे कॉम्प्लेक्स को चला रहा है। परफेक्ट, क्या बात है सर। ये तो बहुत इजी वे में पूरा सिस्टम चलेगा और इसको मैनेज किया जाएगा। और Yeah, जैसे आपने definitely. बताया मोबाइल में आ जाएगा तो घर बैठे बैठे देख भी सकते राइट, डेफिनेटली सर। ये बोलने के लिए लोग कहते हैं कि ऑटोमेशन जो होता है वो सिर्फ लगाने के लिए होता है, बाकी स्किप कर देते हैं लोग, अच्छा, बट वैसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉपरली सब करें, ऑटोमेशन प्रॉपर करें, तो आप परफेक्ट प्लान चला पाएंगे। हम चाहते हैं, हम ये भी देते हैं कि 1 साल का ट्रेनिंग भी देते हैं उनको। सब्सिडी में भी इश्यू नहीं आएगा, सिस्टम ही बोल देगा कितना आउटपुट है, डेफिनेटली, उसमें 80% से ज्यादा चाहिए आपको। राइट, डेफिनेटली। मैं आपको जो दूसरा जो चीज है, ये जो पूरा काम हम जो कर रहे हैं, इसका प्यूरिटी लेवल एक बड़ा होता है मैटर जो हमें मॉनिटर करते हैं, अच्छा, वो दिखाता हूँ हम जीसी लेवल क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफ क्या होता है। यस सर। ये लेबोरेटरी है पूरे प्लांट वाला। तो इसमें इक्विपमेंट्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं जो प्री ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए, जैसे प्रेस मड आ रहा है उसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, उसका पीएच क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, टीएस से टोटल सॉलिड्स, वोलाटाइल सॉलिड्स कितने हैं, वो सब मेजरमेंट यहाँ किया जाता है। बरोबर है। तो हर एक का मॉनिटरिंग होता है, फीडिंग किया जाता है कंप्यूटर में और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स एंड ऑल दिख रहा है, ये मैंडेटरी होता है गैस प्लांट चलाने के लिए। अच्छा, एमडीए में भी जरूरी है अपना क्वालिटी सर्टिफिकेशन देना है, राइट, अपना क्वांटिटी सर्टिफिकेट देना है, Right. तो वहाँ पे एक काम आ जाएगा। राइट, डेफिनेटली, एक खाली आपको गवर्नमेंट अप्रूव करवाना है, राइट, तो आपका काम इजी इन हाउस हो जाएगा। राइट, और डेफिनेटली, वो एवरी भी मंथ हम, देना है, राइट, बेच वाइज देना है, ओके, तो वहाँ पे लेबोरेटरी आपका काम आ जाएगा। डेफिनेटली। यस यस। तो ये पूरा एक सिस्टम है। तो आप जाते हैं अब गैस मॉनिटरिंग प्यूरिफिकेशन सेक्शन में। जैसे हमने देखा, जो गैस प्यूरिफाई हो रहा है, वो पता कैसे चलेगा कि गैस प्यूरिफाई हो रहा है, वो भी क्वेश्चन है बरोबर। राइट। हम गैस तो सिलेंडर में भर के भेज रहे हैं, पर उसे मॉनिटर कैसे करें? तो उसके लिए एक होता है ऑनलाइन एनालाइजर। ये बायोगैस ऑनलाइन एनालाइजर है, तो इसमें प्यूरिटी लेवल आपको दिखाई देता है। बरोबर। बट क्या होता है, ऑनलाइन ये जो एनालाइजर होता है, ये 100% एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है, इसमें कुछ एरर्स रहते हैं। परफेक्ट। तो गैस कंपनियां क्या कहती है कि उनको जीसी रिपोर्ट चाहिए, जो कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ रिपोर्ट। अच्छा, तो हमने एक अलग सा मशीन लगाया है इसे, जिसे कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ। अच्छा, इसमें एक्यूरेट रिजल्ट, और ये इसका प्रिंट आउट निकलता है गैस एनालिसिस का या प्रिंटर से, और ये पेपर साइन करके हम गाड़ी के साथ भेज देते हैं। अच्छा, तो ये एक्यूरेट प्योरिटी लेवल बताता है। अच्छा, और इसमें ऐसा ऑटोमेशन है कि अगर आपका प्योरिटी लेवल कम हो तो गाड़ी में जाएगा नहीं, अच्छा, वो वॉल कट ऑफ हो जाएगा और वो रिसर्कुलेट होगा, अच्छा, फ्लेयर नहीं होगा, फिर प्योरिटी बढ़ा के फिर जाएगा, वो वॉल तब गाड़ी खुलेगा। वहां पहुंचेगी और रिजेक्ट हो जाएगी। राइट, डेफिनेटली। और लोगों के मन में कंफ्यूजन जनरेट होता है, अरे मेरा गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? बरोबर। तो हमने क्या ऑटोमेशन किया है कि गैस सर्कुलेट होता है, Perfect. और अचीव्ड प्योरिटी लेवल जो है वो एज पर गैस स्टैंडर्ड होगा तो ही गाड़ी में भरा जाएगा। बरोबर। तो ये गैस क्रोमेटोग्राफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी, पहले मैंडेटरी नहीं था, जरूरी नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने या गैस कंपनियों ने मैंडेटरी किया है बरोबर कि इसे लगाना चाहिए। तो ये जैसे दिख रहा है आपको, ऐसे पूरा असेंबली होता है सिस्टम का, और यहाँ इससे प्योरिटी मेजर किया जाता है। जैसे हार्ट का वो अपना राइट, वही उस हिसाब से कार्डियो सिस्टम है। जैसे ये गैस प्यूरिफिकेशन यहाँ पे जीसी से मेजर करते हैं। जीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पूरा मेजरमेंट होता है गैस प्यूरिटी। अब ये जो गैस प्यूरिटी मेजर होता है, इसको हम कैसे डॉक्यूमेंट करें? इसे कनेक्ट किया गया है एक प्रिंटर से। ये जो प्रिंटर है, इसमें एक कॉपी निकलती है जिसमें गैस प्यूरिटी लेवल पता चलता है, जैसे मैं अभी निकालूंगा। राइट, अभी इस प्रिंटर पे जो प्रिंट निकलेगा, इससे कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी रिपोर्ट। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को गैस सेल करना है तो ये रिपोर्ट हर व्हीकल के साथ सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये गैस जो होता है BIS स्टैंडर्ड को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इंडियन गैस स्टैंडर्ड है, अगर मैच नहीं हुआ तो गैस एक्सेप्ट नहीं होगा। BIS स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि ये गैस का जो कंपोजिशन है, इसमें 95 मोल % मीथेन होना चाहिए, 4 मोल % CO2 होना चाहिए,
एंड 1 mole% N2+O2 होना चाहिए। गैस सेल होता है IOC, BPCL, HPCL, टोरेंट गैस, ऐसे बहुत सारे गैस कंपनी को सेल होता है। जैसे हमने देखा स्काडा रूम, वहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है पैरामीटर का, वहाँ से ऑन ऑफ किया जाता है फर्म बिल जो भी है पॉसिबल है, और गैस प्यूरिटी भी मेजर होता है। अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं पैनल रूम। अच्छा ये है MCC पैनल रूम, अच्छा जिसे कहते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर। अच्छा आप यहाँ से मोटर को पुश बटन से ऑन ऑफ करना, मतलब ये एक MCC पैनल रूम अच्छा समझ सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रिकल पूरा ये सारा है, पूरा इलेक्ट्रिकल रूम है, पूरा केबल्स, ओवरहेड केबल्स परफेक्टली लाइन ये किया हुआ है, ये सब देख सकते हैं। कोई भी अंडरग्राउंड केबल नहीं है, अच्छा सब ओवरहेड केबल्स है, और एक बढ़िया सा पैनल का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा ये और टेम्परेचर भी मॉनिटर किया हुआ है, अच्छा क्योंकि कोई भी गर्म नहीं होगा, कुछ भी और डैमेज नहीं होगा। परफेक्ट है सर। ये पूरा जो पैनल है सब इन हाउस हम ही बनाते हैं। अच्छा पूरा आप बना- इन हाउस है हमारे फैसले के, पैनल्स पूरा इन हाउस बनाते हैं। ये पूरा प्लान जो लगा हुआ है सब इन हाउस बना हुआ है। अच्छा इधर पैनल पूरा इन हाउस बना हुआ है, डाइजेस्टर इन हाउस है हमारा, गैस प्यूरिफिकेशन इन हाउस है, सिर्फ मोटर्स कंप्रेसर्स ये बॉट आउट का है। कुछ चीज है बात से लेके या इसके अलावा पूरा इन हाउस है, इसीलिए हमारा डिलीवरी टाइम भी प्रोजेक्ट का कंसाइड होता है। हम कहते हैं कि ऐसे लेवल का प्लान 8 से 10 महीने में पूरा रेडी हो जाता क्या बात है। राइट, अभी हमने जैसे पैनल रूम देख लिया, अभी हमें हर सेक्शन क्लियर हो गया है कि कैसे फील्ड स्टॉक आ रहा है, कैसे गैस डिस्पैच हो रहा है, कैसा प्यूरिटी लेवल मेंटेन हो रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है, कितने मैन पावर है। तो पूरा एक प्लांट का आइडिया हमें इस टूर में पता चल गया, वर्चुअल टूर में कि कैसे क्या होगा। अभी हम जाते हैं ऑफिस में अच्छा और फिर सिस्टम वाइंड अप कर लेते हैं। यस सर। तो आज हमने एक बढ़िया सा जो काम किया है सीबीजी इंडस्ट्री के लिए, वो है हमने सीबीजी के प्लांट का पूरा डिटेल में टूर किया, और बिनु पानीकर जी ने भी हमें पूरा इन डिटेल एक एक प्रोसेस समझाया। प्रोसेस के अंदर भी एक एक सेक्शन के अंदर भी क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, तो सारा इन डिटेल हमारी साथ बात हुई। बिनु जी का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें आपका प्लांट विजिट करने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, और हमारे और आपके माध्यम से सीबीजी इंडस्ट्री में काफ़ी अवेयरनेस भी आएगी और इन डिटेल चीज़ें भी लोगों को मालूम पड़ेगी। तो मैं एक मेरा लास्ट में एक क्वेश्चन है सर। एक तो मैंने खूब एंजॉय किया, पूरा फैक्ट्री विजिट जो है मैंने खूब एंजॉय किया। इस तरीके से सीबीजी का प्लांट शायद मैं पहली बार विजिट कर रहा था इन डिटेल। काफ़ी प्लांट विजिट किए हैं, लेकिन इतना डिटेल में मैंने पहली बार विजिट किया है, और वो भी ऑन कैमरा। तो आपके लिए भी एक अच्छी बात रहेगी, डिटेल में वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की गई है। तो आपको यहाँ तक खंडाला तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे बैठे पूरा डिटेल वीडियो देख पाओगे। तो जो हमारे व्यूअर है, सीबीजी का पूरा इंडस्ट्री है, और जो नए इन्वेस्टर जो सीबीजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको इस वीडियो के ऊपर ये अपने पूरा फैक्ट्री विजिट की ये जो टूर है उसके माध्यम से आप आज एक मैसेज देना चाहते हो, तो वो क्या दोगे सर आप? देखिए, मैं ऐसा टेक्नोक्रेट, अच्छा राइट, नॉट एज अ सोशल वर्कर, अच्छा बट इवन बीइंग अ टेक्नोक्रेट, अच्छा मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक प्रोजेक्ट ये देश के लिए एक समाज सेवा है, अच्छा राइट। आपको तो बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, बरोबर है, राइट। ये एक समाज सेवा की तरफ से आप नजरअंदाज मत कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट होता है, इसमें से जो फर्टिलाइजर बनता है वो हमारे अर्थ में जाता है, हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, राइट। हमारा फॉरेक्स से होता है, कार्बन क्रेडिट मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कहा, एक मेजर ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करता है ये प्रोजेक्ट। एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, इसे एक वाइट कैटेगरी में आया हुआ प्रोजेक्ट है। तो पूरी तरह एक विन विन सिचुएशन है इसमें। पहला पॉइंट इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि फीड स्टॉक, पहले प्रोजेक्ट की तरफ जाने के पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी कैसी है। अच्छा आपके पास नेपियर हो तो उतनी जितना रिक्वायरमेंट है एज पर योर कैपेसिटी, उतनी लैंड अवेलेबिलिटी हो। आप फीड स्टॉक इंश्योर कीजिए, या वॉट एवर फीड स्टॉक हो, आप फीड स्टॉक इंश्योर कीजिए, तो आपका पूरा काम परफेक्ट हो जाए। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है तो आप ये इसे ROI एक बढ़िया सा एक 3.5 से 4 साल का ROI में इस प्रोजेक्ट को बिठा सकते हैं। और एक आइडल कैपेसिटी कहा जाए तो हम कहते हैं कि 12 TPD एक आइडल कैपेसिटी होता है ऑन अ हायर नोट, और ये 6 TPD भी एक आइडल कैपेसिटी होता है, बट ROI अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है।
12 टीपीडी एक कॉमन कैपेसिटी कहा जाता है। हम कहते हैं कि 5 करोड़ पर टीपीडी, 60 करोड़ में प्रोजेक्ट बैठता है, 3 से 3.5 साल में इसका आरओआई निकल के आ जाता है। तो बेस्ड ऑन योर बजट आप डिसाइड कर सकते हैं क्या कैपेसिटी, और हम सभी लोगों को वेलकम करते हैं कि ये प्लांट पे आइए, आप देखिए कैसे होता है, ये कैसे गैस को प्यूरिफाई किया जाता है, कैसे प्लांट को ऑपरेट किया जाता है। हम वेलकम करते हैं कि सभी देश के सभी जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कि ये प्लांट विजिट कीजिए, देखिए, समझिए और डिसीजन ले लीजिए। थैंक यू। तो स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, सर की टीम का नंबर दिया गया है। आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। विजिट करने के लिए भी सर ने आपको इनवाइट किया हुआ है। अगर वर्चुअल विजिट में आपको लगे कि एक बार मुझे फिजिकल भी देखना है तो आप कभी भी आ सकते हो। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के प्रोजेक्ट में, सीबीजी के प्रोजेक्ट में, बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके से, किसी में कैपिटल सब्सिडी ऑफर किया जा रहा है, कहीं पे इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफर किया जा रहा है, कहीं पे एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट दिया जा रहा है, कहीं पे पर टीपीडी कुछ पैसा दिया जा रहा है। तो काफ़ी सब्सिडी है यहाँ पे हर एक स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। तो इनका भी आप सपोर्ट लीजिए, तो समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में आपके स्टेट में, आपके लोकेशन पे कौन सी सब्सिडी है, कितनी सब्सिडी है और कैसे मिलेगी, और आपके केस में किस हिसाब से इसका प्रोजेक्ट फंडिंग होगा। क्योंकि आपका जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 25% मार्जिन आपको डालना है, अप टू 75% बैंक आपको फंडिंग देगी। तो अच्छी तरीके से इसको एक बार प्रोजेक्ट किया जाए। पहले जैसे सर ने बताया कि रॉ मटेरियल को अश्योर करिए, उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हम साथ में बैठ के बना सकते हैं कि किस तरीके से इसमें फाइनेंस लेके आ सकते हैं। और उसके बाद सर आपको पूरा जो भी एज ए ईपीसी आपको पूरा गाइड करेंगे, सारी मशीनरी के बारे में और पूरा प्रोजेक्ट के बारे में। तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, अलग अलग प्लांट के बारे में जानने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और एक बार मैं बीरू सर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई। थैंक यू सो मच। मैं हूँ राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडोट कॉर्पोरेशन राजकोट। थैंक यू।